वर्तमान समय में राष्ट्र के महानायकों एवं समाज के आखिरी पैदान पर खड़ा व्यक्ति की केवल एक ही मांग है, न्याय और केवल न्याय। आप सभी उपस्थित दिव्य चेतनाओं से निवेदन है कि हृदय पर हाथ रखकर विचार करें। क्या आपको कभी पीड़ा नहीं अनुभव होती कि हमें हमारे जीवन में न्याय नहीं मिला? विगत 3 दशकों से एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत जीवन की विषम परिस्थितियों के साथ आज़ादी के महाराष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को न्याय व सम्मान दिलाने के लिए अनवरत प्रयासरत है, उस व्यक्तित्व का नाम है श्री अमित पांडे जी। क्या केवल मैं व मेरा के स्वार्थ से प्रेरित अन्याय व द्वेषपूर्ण वातावरण में रामराज की स्थापना संभव है? कदापि नहीं। इस अन्याय व द्वेषपूर्ण व्यवहार से उत्पन्न वातावरण में न्याय व प्रेम की स्थापना कितना कठिन होगा। श्री राम जी ने अपने पी भरत के प्रेम एवं माता कैकेयी को न्याय दिलाने के लिए किसी से नहीं उलझे। उन्होंने सर्वप्रथम अपने पिता द्वारा प्राप्त होने वाले युवराज पद के अधिकार का परित्याग कर दिया और कर्तव्य पालन के मूल मंत्र अधिकार रहित कर्तव्य पालन का मार्ग चुना और प्रसन्नता पूर्वक माता कैकेयी से प्राप्त 14 वर्ष के वनवास पर निकल पड़े। अपन दारुण दीनता सबहि कहूं कर जोरी, बिनु देखे रघुनाथ पद जिय की जरन न जाए। इन्हीं भावों के साथ में आज राष्ट्रीय न्याय सम्मेलन में अपना प्रस्ताव रखने के लिए सादर सप्रेम आमंत्रित करता हूं नेताजी सुभाष संगठन के संस्थापक एवं अध्यक्ष श्री अमित पांडे जी को। 2025 आज जब हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इस हॉल में बैठे हुए हैं, यह वही तिथि है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इसी दिन 30 दिसंबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार के प्रधान के रूप में 70,000 सशस्त्र सेना के सेनापति के रूप में उन्होंने भारत की भूमि पर पोर्ट ब्लेयर में, जिसे हम फ्लैग पॉइंट कहते हैं, वहाँ पर तिरंगा लहराया था, तिरंगा फहराया था आज़ादी का। मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि जिस समय नेताजी वह तिरंगा फहरा रहे होंगे और जिन परिस्थितियों में उस समय देश द्वितीय विश्व युद्ध में था, हमारे देश के क्या हालात थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या था, इस देश का वो नौजवान जो बचपन से सब कुछ छोड़ता आया था देश के लिए, वो अपनी उस लगन से, उस कर्मठता से और उस आध्यात्मिक बल से, ताकत से जो उसे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद से प्राप्त हुआ था, उस ऊर्जा से ओतप्रोत वह इस देश का नौजवान जब पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहरा रहा होगा तो उसकी मन स्थिति क्या होगी। मैं आप सबसे कहता हूं कि जरा उस पर विचार करिए और उस आनंद से अपने को जोड़िए। प्रस्ताव रखने के लिए मैं यहां खड़ा हुआ हूं नेताजी के अस्थियों को यहां लाने के लिए। उससे पूर्व मैं सिर्फ 2 मिनट में नेताजी का स्मरण करना चाहूंगा। मैं उस सुभाष बाबू के बारे में यहां राष्ट्रीय न्याय सम्मेलन में न्याय का प्रस्ताव रखने आया हूं, जिस बालक सुभाष ने अपनी मां से बाल्यावस्था में यह प्रश्न पूछा कि क्या मां, भारत माता का कोई ऐसा लाल नहीं जो उसकी बेड़ियों को तोड़ सके। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो प्राथमिक विद्यालय में इतना संवेदनशील था कि विद्यालय में अपने प्रधानाचार्य बेनी माधव का विद्यालय से स्थानांतरण होने पर फूट फूट कर रोता है। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो अंग्रेजी शिक्षक ओटन के द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को अपमानित करने पर उसके विरोध में ऐसे खड़ा होता है, इस तरीके से उसके विरोध में एक्ट करता है कि उसको रिस्ट्रिकेट कर दिया जाता है विद्यालय से। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो अपने घर से बिना बताए कुछ मित्रों के साथ इस खोज में निकल जाता है कि जीवन की सार्थकता क्या है। उस सुभाष की बात करने आया हूं जो अपने पिता की इच्छा पर ICS का एग्जाम देने चला गया और 4था स्थान प्राप्त किया। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो ICS में 4था स्थान प्राप्त करने के बाद भी अपने भाई को ICS से इस्तीफा देते हुए यह लिख रहा है कि भैया मुझे पता है कि मैं ऐश्वर्य छोड़कर दरिद्रता का वर्ण कर रहा हूं। मैं उस सुभाष के बारे में आपसे आज यह प्रस्ताव रखने आया हूं जो गांधी जी से पहली मुलाकात में उनसे आजादी की लड़ाई का पूरा खाका जानना चाहते थे और
वहां पर उन्होंने उनके सामने पहली मुलाकात में अपने प्रश्न भी रखे और अपने संदेह भी रखे। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो बंगाल के उस समय के सबसे बड़े नेता चित्तरंजन दास की उंगली पकड़कर आंदोलन में उतर जाता है और 6 महीने में अंग्रेजी हुकूमत का इतना विरोध करता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो कांग्रेस के अधिवेशन में 2-3 हजार वर्दीधारी कार्यकर्ताओं का एक अनुशासित ग्रुप बनाकर एक नए तरीके से उनको पेश करता है, जिसकी चर्चा कांग्रेस में भी और अंग्रेजी सरकार में भी होती है। मैं उस सुभाष की बात के लिए प्रस्ताव रखने आया हूं जो रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक चेतना से जुड़ा है और स्वामी जी की मानव सेवा व देश सेवा के मंत्र को अपने जीवन का परम ध्येय बनाता है। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे देता है कि गांधी जी को उससे कोई दिक्कत ना हो। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो देश के लिए देश छोड़ने का फैसला करता है। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो आजादी के लिए हिटलर से भी हाथ मिलाने को तैयार है। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो 2-3 महीने की दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बी यात्रा करके आजादी को कभी ना भुलाने वाली पटकथा लिखने वाला है। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो जापान की मदद से निर्वासन में सरकार बनाने वाला विश्व नेता है। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो 21 अक्टूबर 1943 को अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री की शपथ लेता है। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो 70,000 सेना का सेनापति है। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो महिलाओं की एक ब्रिगेड बनाकर यह संदेश देता है कि देश के लिए कार्य करने के लिए महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। मैं उस सुभाष की बात करने आया हूं जो 30 दिसंबर 1943 को अपनी संकल्प शक्ति से भारत की भूमि पर, विजित भूमि पर, युद्ध में जीती गई भूमि पर तिरंगा फहराता है। सम्मानित साथियों, आप सभी लोग यहां पर अपना समय निकाल के आए हैं। हमारे सम्मानित अतिथिगण, मैं इनका जीवन पर्यंत आभारी रहूंगा जिन्होंने इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई है। मैं आप सभी के समक्ष इस राष्ट्रीय न्याय सम्मेलन में यह प्रस्ताव पढ़ रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें यदि समर्थन देते हैं तो कर्तन ध्वनि से इसका समर्थन दीजिए। और हम चाहते हैं कि पूरे देश में अनीता बोस जी जो उनकी पुत्री हैं, उनका जो विषय है, जो उनकी डिमांड है, हम लोग भी इस डिमांड को कर रहे थे लंबे समय से, लेकिन हम चाहते हैं कि अनीता जी, उनकी उम्र 80 साल की जो है उनकी उम्र है, हम चाहते हैं कि उनके इस मोड़ पर यदि सरकार इस पर ध्यान दे और सरकार इसको जो है इस विषय को ले तो बहुत ही बड़ी जो है एक श्रद्धांजलि नेताजी के प्रति होगी। आज के इस ऐतिहासिक मंच से आप सभी के समक्ष यह अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रस्ताव रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। नेताजी सुभाष संगठन की स्थापना का मूल उद्देश्य यह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनके महान, अतुलनीय और निर्णायक योगदान के अनुरूप पूर्ण राष्ट्रीय सम्मान दिलाया जाए तथा उनके कार्य, विचार और स्वप्न देशवासियों तक जन जन में पहुंचाया जाए। हमारा संगठन वर्ष 1997 से निरंतर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों, दस्तावेजों और राष्ट्रीय सम्मान के प्रश्न पर कार्य कर रहा है। यह निर्विवादित सत्य है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने नेताजी के सम्मान में ऐतिहासिक और साहसिक कार्य किए हैं। विशेष रूप से वर्ष 2016 में नेताजी से संबंधित अधिकांश गोपनीय फाइलें सार्वजनिक कर दी गई। वर्ष 2018 में लाल किले पर आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ पर ऐतिहासिक ध्वजारोहण किया गया और 8 सितंबर 2022 को कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य आदमकद प्रतिमा की स्थापना की गई। इन निर्णयों के पश्चात नेताजी सुभाष संगठन द्वारा पूरे देश में आभार मोदी अभियान चलाया गया। अब हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि अब समय आ चुका है कि लगभग 80 वर्षों पुराने नेताजी की मृत्यु से संबंधित विवाद पर भी सम्मानजनक और निर्णायक अंत होना चाहिए। भारत सरकार का यह आधिकारिक पक्ष है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में ही निधन हुआ था तथा जापान के रैनकोजी में सुरक्षित अस्थियां नेताजी की हैं। जब सरकार का यह स्पष्ट मत है तो नेताजी की अस्थियों को जापान से भारत लाने की यह सबसे उपयुक्त और न्याय संगत समय है। नेताजी की एकमात्र संतान उनकी सुपुत्री अनीता बोस जी तथा उनके परिवार के अधिकांश सदस्य भी जब इस तथ्य को स्वीकार करते हैं और यह चाहते हैं कि नेताजी की अस्थियां भारत भूमि पर लाई जाएं,
उनकी विधिवत हिंदू धर्म के हिसाब से अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की जाए, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिल सके। इसी उद्देश्य से आज हमने यह राष्ट्रीय न्याय सम्मेलन आयोजित किया है, ताकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां भारत लाने की राष्ट्रीय मांग को संगठित, सशक्त और सर्वसम्मत समर्थन दिया जा सके। यह दिन 30 दिसंबर अपने आप में ऐतिहासिक है। इस दिन नेताजी के निर्वासन में गठित आजाद हिंद सरकार के मुखिया के रूप में भारत की पोर्ट ब्लेयर में स्वतंत्रता संग्राम का पहला तिरंगा फहराया जा रहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां भारत लाने की मांग का यह प्रस्ताव हम चाहते हैं कि आप सबका इसमें समर्थन मिले। जय हिंद, जय मंगल सुभाष। मैं शालिनी पांडे आज जहां नेताजी सुभाष संगठन की ओर से आप सबके सामने हमारे संगठन का एक संक्षिप्त परिचय देने के लिए खड़ी हूं। नेताजी सुभाष संगठन पिछले 30 वर्षों से भी अधिक समय से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अतुलनीय योगदान, उनके विचारों और उनके साथ जुड़े अधूरे न्याय के प्रश्न को राष्ट्रीय चेतना में जीवित रखने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि एनएसएस सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि पिछले 30 सालों से चली आ रही एक न्याय यात्रा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए और उस इतिहास के लिए जो अब तक अधूरा लिखा गया है। अक्सर हमसे पूछा जाता है, आज इतने वर्षों बाद नेताजी पर काम करने की क्या ज़रूरत है? इसका जवाब बहुत सीधा है। जिस व्यक्ति ने इस देश को न्याय और स्वतंत्रता दिलाई, अगर उनके साथ न्याय अभी भी अधूरा है तो उस पर काम करना कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। नेताजी सुभाष संगठन की स्थापना 1997 में इस संकल्प के साथ हुई थी कि नेताजी के बलिदान को सिर्फ याद ही नहीं किया जाए, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बनाया जाए। तब से लेकर आज तक एनएसएस ने बिना रुके, बिना थके, बिना किसी स्वार्थ के नेताजी के विचारों, आज़ाद हिंद सरकार और आज़ादी के संघर्ष में नेताजी की निर्णायक भूमिका पर लगातार काम किया है। एनएसएस का काम सिर्फ सभा और सम्मेलन तक सीमित नहीं है। हमें देश के कोने कोने में नेताजी पर चर्चा को जीवित रखा है, उन्हें इतिहास की फुटनोट बनने से रोका है और यह सुनिश्चित किया है कि नई पीढ़ी नेताजी को सिर्फ एक नाम के रूप में नहीं, बल्कि एक विचार के रूप में जाने। 2016 में नेताजी से जुड़ी फाइल्स का पब्लिक होना, 2018 में आज़ाद हिंद सरकार की वर्षगांठ हो या 2022 में कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिमा, एनएसएस ने हमेशा इन कदमों का समर्थन किया और देश भर में जन जन तक इसका संदेश पहुंचाया। इसी सिलसिले में कर्तव्य पथ पर नेताजी की प्रतिमा के बाद एनएसएस ने पूरे देश में आभार प्रधानमंत्री मोदी जी अभियान चलाया और एक पुस्तिका का प्रकाशन करके उसे निःशुल्क वितरित किया, क्योंकि एनएसएस का मानना है कि जब राष्ट्र सही दिशा में कदम बढ़ाता है तो उसे पहचान देना भी राष्ट्र की सेवा ही होती है। लेकिन साथियों, एनएसएस के लिए सम्मान का मतलब सिर्फ मूर्ति या समारोह नहीं है। एनएसएस के लिए असली सम्मान तभी होगा जब नेताजी के साथ पूरा न्याय होगा। आज भी नेताजी की अस्थियां जापान के रेनकोजी मंदिर में हैं, लगभग 80 सालों से। एनएसएस का ये मानना है कि भारत का संविधान जीवन के साथ साथ मृत्यु में भी गरिमा का अधिकार देता है। उनका अंतिम संस्कार भारतीय परंपरा के अनुसार भारत भूमि पर होना उनका नैतिक, सामाजिक और संवैधानिक अधिकार है और इस देश का भी। एक वॉलंटियर के रूप में मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करती हूँ, आइए हम सब मिलकर भारत सरकार से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अस्थियां जापान से भारत लाने का ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित करें। ये एनएसएस का प्रस्ताव है, लेकिन इसका अर्थ पूरे राष्ट्र से जुड़ा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज एनएसएस नेताजी से सिर्फ इतना कहना चाहता है, नेताजी आपका संघर्ष हमने संभाल रखा है, अब आप घर लौट आइए। जय हिंद। अब सरकार यह मान चुकी है कि नेताजी की वास्तविक मृत्यु 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रॉस में हुआ है। आप लोग तस्वीर देख रहे हैं अनीता बोस जी का। देवियों सज्जनों, मैं बताना चाहता हूं उस सिंघनी के बारे में, उस शेरनी के बारे में जो भारत की धरती पे तो नहीं आई
और अपने हीरो का, नेताजी का इंतजार करती रहीं। सिर्फ 4 सप्ताह की अनीता बोस जी थी जिन्होंने न पिता की गोद देखी और न ही पिता के कंधे पे सर रख के सो पाई और न ही अपने मुंह से पापा या बाबा या डैडी कह पाई। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि उनका नामकरण जब उनको पता चला कि पुत्री उत्पन्न हुई है तो वो जाकर के अपने पत्नी से मिलते हैं और उस पुत्री का नाम उन्होंने अनीता रखा। सुनने में तो बहुत कॉमन आप लोगों को लगता होगा, नॉर्मल नाम है और बहुत जगह भी अनीता सुनने देखने को मिलता है, लेकिन इसका हमने कई विद्वानों से बात किया। नी संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है जिसे बांधा न जा सके, और अ उसमें उपसर्ग लगाया गया जिसका मतलब है स्वतंत्र, जो स्वतंत्र हो रहे, यानी नेताजी ने पत्नी त्यागा, पुत्री को त्यागा, और उन्होंने पत्नी से वादा किया था कि तुम अनीता को देखो और मुझे देश को आज़ाद कराना है, फिर तो हम लोग साथ रह लेंगे। नेताजी की पत्नी श्रीमती एमिली शेंकल की एकमात्र बेटी श्रीमती अनीता बोस जी, जिनका जन्म 29 नवंबर 1942 में हुआ था, वह हमारे नेताजी की धरोहर हैं, उनकी जीवित पूंजी हैं जिन पर हमें गर्व है। वह पुत्री जो मात्र 4 सप्ताह की थी जब उनके पिता उनसे अपनी पत्नी शेंकल को सौंपकर मां भारती के आज़ादी के लिए निकल पड़े थे। नेताजी की बेटी श्रीमती अनीता बोस जी जानी मानी अर्थशास्त्री हैं। वह जर्मनी में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। वह वर्तमान में अपने पति व 3 बच्चों के साथ जर्मनी में रहती हैं, जो हम सबके गौरव व स्वाभिमान हैं। आइए हम सब सुनते हैं उनका अपने पिता के प्रति उनका भावुक उद्बोधन। श्रीमती अनीता बोस जी। One of the most important events that directly affected major parts of the world 8 years ago was the end of World War II. Partly connected with the end of this worldwide war was the untimely death of one of India's great freedom fighters, Netaji Subhash Chandra Bose. At the age of only 48 years, on August 18th, he died of severe injuries and burns following a plane crash in Taipei. When this tragic event took place, particularly Japan and the surrounding regions were in total upheaval. On August 6th and 9th, the so far only nuclear attacks on a country, the bombardments of Hiroshima and Nagasaki had taken place. On August 15th, this was followed by the first radio message of a Japanese emperor to his subjects. Emperor Hirohito announced the capitulation of Japan. The defeat of Japan also entailed the end of the armed struggle for India's independence by the INA. Netaji was on his way to Tokyo to explore further options for his continuing struggle for India's independence when the plane lost an engine and crashed on takeoff after the refueling stop in Taipei. We can be certain that particularly the British government had the greatest interest to ascertain whether one of their most hated and feared Indian adversaries had indeed been killed, or whether once again he had escaped. His death certainly solved a great problem for the British rulers of India.
Of course, the results of the inquiries into the accident carried out during the weeks and months following August 18th, for example, the one by the US on behalf of Britain, were not made public at the time. Some only were made public years or even decades later. Lacking reliable information, it was not surprising that various speculations regarding what might have happened to Netaji were made over the first few years and even much later. Netaji's previous adventurous escapes and previous reports of his death were the basis for such speculations about yet another adventurous escape. When India set up its first official inquiry commission, headed by Shahnawaz Khan, into Netaji's death in 1956, the commission concluded that Netaji had in fact died as a consequence of the plane crash on August 18, 1945 in Taipei. But after initialing the draft report, one of the members of the inquiry commission, Netaji's brother Suresh Chandra Bose, withdrew his consent, issuing a dissentient report which denied that Netaji had died in a plane crash. This dissentient report led to renewed speculations that Netaji may still be alive, that the remains in Renkochi Temple in Tokyo were not his. Over the decades, various stories about supposed sightings of Netaji after 1945 or what might have happened made the rounds. The results of the Justice Mukherjee Inquiry Commission of 2005, the only one of 11 inquiries into Netaji's death, which concluded that his death in 1945 was not documented, renewed the hope of the believers in Netaji's survival after 1945. However, meanwhile, it turned out that the report contained so many false facts and incorrect statements that it must be discarded altogether. It is a fact that Netaji's death has been confirmed repeatedly. The ongoing discussion and speculations over the topic have led to the unfortunate situation that no Indian government but one, the government headed by Narasimha Rao and his support by later President Pranab Mukherjee, was willing to touch the controversial issue of the return of Netaji's remains to India. This government coalition, however, fell apart before this was accomplished. The politicians in general were not keen to get embroiled in a controversy through which they doubted that they could gain anything. They had to fear that many members of Netaji's extended family and many of Netaji's followers and admirers would in fact attack them because of such a stand and possibly cost them votes. All these decades, the Japanese government has agreed to preserve Netaji's remains in Renkochi Temple, surprised and disappointed that India and the Indian people would not be keen to have their historic leader's remains returned home. Luckily, a large number of Indians remember and still admire and even love Netaji. An increasing number has come to accept that he died on August 18, 1945 in Taipei, and that he was cremated there, and that his remains were taken to Tokyo in September 1945. Thanks to the appeal of the Indian diaspora in Tokyo, the head priest of the Buddhist Renkochi Temple agreed to take custody and safeguard the security of Netaji's remains when Japan was defeated and capitulated to the USA. And the Indian community was concerned for the safety and preservation of their leader's mortal remains. The Reverend Mochizuki of Renkochi Temple expected to safeguard the remains for a few months at the most, till India attained independence.
He took it for granted that India would want to repatriate their famous leader's remains as soon as possible. Meanwhile, the third generation of head priests, the grandson-in-law of the first keeper of Netaji's remains, has taken over. He honors and preserves Netaji's remains, and Netaji's remains have rested in exile for 964 months. It seems that Netaji's greatest fear has come true, that he is exiled from his motherland. Since Netaji was not just a member of his family, not just a son of Bengal, but in his own understanding a son of India. Since he was not only a private person, but an eminent leader, the head of India's government in exile, in fact the first Indian Rashtrapati, the return of his remains cannot be a private action of his daughter or even of a private movement by a large number of his compatriots. The respect to him and also the respect towards the country that was willing to support him and to host him and his remains deserves the official welcome by the Indian government. Cholo Dili was Netaji's and the INA's war cry. Bring Netaji's remains to Delhi and let them rest in the Lal Killa in memory of his and the INA's armed struggle for independence. I am grateful to Mr. Pandey and his co-workers for taking up the issue of bringing Netaji's remains back to India. I am grateful to all of you for helping to bring Netaji back to his homeland. Jai Hind. Jai Hind. We are very happy that Netaji Subhash Sangathan is organizing a Meet the Press interactive session in Delhi at the Constitution Club, studying the British intelligence files that the final onslaught on British imperialism was the battle of the Indian National Army under the leadership of Netaji Subhash Chandra Bose. So the time has come that we bring home the liberator of India's mortal remains. We must bring home the mortal remains of an immortal hero, that is Netaji Subhash Chandra Bose. इस संस्कृति में जब तक किसी की अस्थियां विसर्जित नहीं की जाती हैं, तब तक शांति, आत्म शांति प्राप्त नहीं होती है, ऐसा हमारे अध्यात्म का मानना है। इसलिए हम सरकार से और भारत की जनता से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो बीच की बाधाएं हैं, उन बाधाओं को खत्म करके एक महान देश के सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी अस्थियां ला करके सरकार से भी प्रार्थना की जा रही है कि आप भी इसमें सहयोग करिए, मदद करिए और इनकी अस्थियां ला करके त्रिवेणी संगम में विसर्जित किया जाए। Netaji wanted to return to India. His cry was Delhi Chalo. It's a sign of disrespect and negligence on our part to keep his mortal remains away from his homeland where he cherished to return. To pay respect to him, I request the government, for which I would like all to join, and impress upon the government to approach the Japanese and bring Netaji's mortal remains home and place it along with an INA memorial in remembrance of the soldiers who sacrificed their lives to make Netaji free. Jai Hind. अमित पांडे जी जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और बहुत ही सुंदर तरीके से एक बहुत ही फोर्सफुली 3 मिनट में जिस तरह से उन्होंने उनका परिचय हमको दिया, मैं समझती हूँ हर एक को एक बार पूरी पिक्चर आपके सामने आ गई। आज हम लोग ऐसी भारत के पुत्र की चर्चा करने आए हैं जिसको हम कह सकते हैं ही रोज एज अ कलोसस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, a true son of India,
एक ऐसा राष्ट्रभक्त जिससे बहुत सारी चेतनाओं को जागृत किया, ऐसा व्यक्ति जिन्होंने कई सारी परसेप्शंस को भी चेंज किया। 3-4 बातें जो मैं कहना चाहूंगी। पहला तो ये कि राष्ट्रवाद के लिए कोई भी उम्र, कोई भी आयु का प्रतिबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत किताब पढ़ गए हो, बहुत पोथियां पढ़ गए हो, बहुत वरिष्ठ हो, बहुत ही बुजुर्ग हो, तभी आप राष्ट्रवाद को समझेंगे। अगर अपने राष्ट्र का झंडा देखकर और हमारी धमनियों में खून तेज हो जाता है, जैसा एक 6-7 साल के बच्चे का हुआ, वो राष्ट्रवाद का बहुत पवित्र रूप है। और वहां से लेके अंत तक कितनी कम आयु में उनका देहांत हुआ, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने बहुत रूढ़ियों को तोड़ा। राय बहादुर के पुत्र थे। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, हम लोग जब भी हिस्ट्री पढ़ते थे, राय बहादुर का पुत्र अच्छा है तो अंग्रेजों के शुभचिंतक होंगे, राजा जिनकी उपाधि मिल गई तो शुभचिंतक होंगे। लेकिन एक इतने एफ्लुएंट फैमिली में हम लोग कहते हैं हमेशा कि जरूरत से बात निकलती है, लेकिन राष्ट्रवाद कहीं कोई सीमा नहीं देखता, ना वो कुलीन देखता है, ना वो निर्धन देखता है, ना वो मध्यम देश, नो अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, इट्स ओनली नेशनलिज्म। और एक एफ्लुएंट फैमिली में पैदा होने के बाद और इतना इंटेलिजेंट और जिसका आईक्यू इतना लेवल हाई हो कि 21 साल में आईसीएस का एग्जाम पास कर दिया हो, ऐसे व्यक्ति ने अपनी माँ से, जैसा कहा, माँ से लेकर अपने भाइयों से लेकर अपने साथियों से लेकर उन सब के साथ जिस तरह का माहौल खड़ा किया, मैं समझती हूँ सिर्फ सुभाष बाबू के नाम ही आज नौजवान सुन लेता है तो खुद ही उद्वेलित हो जाता है, खुद ही वो बहुत अच्छी तरीके से, एक मैं कहती हूँ कि सरचार्ज हो जाता है। बिकॉज हर एक का नाम महात्मा गांधी के नाम से भी होता है, बट इन ए डिफरेंट वे। बट व्हेन दे से सुभाष बाबू, which means strength, Subhash Babu means valor, Subhash Babu means a person who treads a different path and always a new path to reach his goal. So the goal is important, हर एक कहते हैं, और यही तो बाद में सुभाष बाबू ने भी कहा। Look how optimistic he was. He said there are many roads to Delhi and my destination is Delhi. and उन्होंने यही कहा कि हम फिर वापस आएंगे, क्योंकि गोल हमारा कहाँ है? मेरा गोल दिल्ली है, और बहुत सड़कें दिल्ली को जाती है। वही नई सड़क खोजने के लिए दोबारा निकले थे जब उनका कहते हैं देहांत हो गया। एंड वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट द मोदी गवर्नमेंट। जब अनक्लासिफाइड पेपर्स को क्लासिफाई करने की बात आई तो मोर देन 100 papers, hundreds of papers were there in the archives. They have been translated and they have been declassified. और उसमें जो फैक्ट्स आ रहे हैं कि जो जापानीज गवर्नमेंट ने कंडोलेंस की थी, जो जापानीज गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट 56 में भेजी थी, जो कि क्लासिफाई तब नहीं हुई थी, उस सब से ऐसा लगता है कि he really died while he was a world leader and he will always remain a world leader and he will always inspire not Indian youth and Indian people but everybody who is seeking justice in the world. कहीं भी जो मांग रहा है न्याय, स्वतंत्रता मांग रहा है, वो स्वतंत्र होना चाहता है सामाजिक अन्याय से, राजनीतिक अन्याय से, उन सब की प्रखर आवाज सुभाष बाबू हैं। तो सुभाष बाबू के आज जो डिमांड उठ रही है जस्टिफाइड है। चाहूंगी कि हमारी ये संस्था जो कर रही है, मैं पांडे जी को बहुत बधाई देती हूँ। अमित जी बड़े फायरी इंसान हैं, इनको मैं हाथ से नहीं जानती हूँ, 15-20 साल से जानती हूँ। ये जिस चीज में जुट जाते हैं फिर उसका रिजल्ट देके ही रहते हैं, ये मैं अमित के बारे में जानती हूँ। और इसीलिए आज मैं भी प्रयागराज से आई। Colossus, I would say, he's a great inspiration. He is not a leader who will for generations and centuries motivate people, all those who are seeking justice. Thank you very much. धन्यवाद। जय हिंद। मेरा ये मानना है कि नेताजी का जन्म जो हुआ है वो सिर्फ बायोलॉजिकल बर्थ नहीं है, उनका बर्थ जो है एक आइडियोलॉजिकल बर्थ है। अभी थोड़ी देर पहले पांडे जी बता रहे थे, एक नाम लिया था उन्होंने जो बहुत कम लोग जानते हैं, बेनी माधव बाबू। कितने लोग जानते हैं बेनी माधव बाबू के बारे में? अभी पांडे जी ने बताया तो प्राइमरी स्कूल में नेताजी जब पढ़ते थे
तो उनके टीचर बेनी माधव बाबू थे। जब उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था तो नेताजी बहुत मन खराब किया था और घर में भी आके बहुत रोए थे अपनी माता के पास में कि बेनी माधव बाबू को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। बेनी माधव बाबू इज़ द सेम पर्सन जो नेताजी के प्राइमरी स्कूल टीचर थे। बेनी माधव बाबू इज़ द कोर जिन्होंने नेताजी को नेशनलिज्म, देशभक्ति, देश प्रेम के बारे में पहला इंट्रोड्यूस किया। 1943 में 21 अक्टूबर 1943 में जब पहला सरकार हमारे देश का, अखंड भारत का, जो प्रधानमंत्री जी ने भी उस टाइम बोला था, अखंड भारत का पहला सरकार घोषणा हुआ सिंगापुर में ऑन 21 अक्टूबर 1943। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश फौज को किसी अगर फौज ने हराया था वो 14 अप्रैल 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने हराया था। और ये फैक्ट है। मोइरांग एक छोटा सा स्लीपी टाउन है 10-12 किलोमीटर आउट ऑफ इम्फाल। वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश फौज को हराया था और ऑलमोस्ट 3.5-4 मंथ्स के लिए दैट वाज अंडर आज़ाद हिंद सरकार। अब पांडे जी ने जब मेरे से बात करी कि नेताजी के एशेज के बारे में, पहली बात वो एशेज नहीं है, हम उसको रेलिक्स कहते हैं, जो हिंदू भाषा में फूल चुकना कहते हैं, प्रवाह करना। अरे पे रख के इंडिया लेके आए क्योंकि हमारे देश को अगर आज़ादी मिली है तो वो किसी बिना खड़क, बिना ढाल की वजह से नहीं मिली है। अनेक लोगों का, अनगिनत लोगों के बलिदान, सुप्रीम सैक्रिफाइस की वजह से मिली है। और उनसे सबसे सर्वोच्च नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। तो फॉर्चुनेटली पहले किसी को पता नहीं था, लेकिन फॉर्चुनेटली जब जस्टिस मुखर्जी का इंक्वायरी हुआ तो उस बॉक्स को खोला गया और उसके कुछ फोटोग्राफ्स लिए गए थे और उसमें पता चला कि उनके टीथ के और उनके बोन के पोर्शंस उसमें हैं। तो फॉर्चुनेटली आज साइंस इतना एडवांस हो गया है कि हम डीएनए टेस्ट, एक 1 मिलीमीटर स्किन से भी हम डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये मांग है, जो पांडे जी का मांग है, हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन हमारा ये मांग है कि मिनिमम 4 कंट्रीज में उनका डीएनए टेस्ट ऑटोनोमसली हो। मिनिमम 4, उससे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो कर सकती है। इंडिया, जापान, जर्मनी और यूएसए ऑटोनोमसली सैंपल्स भेज दिए जाएं, कोई किसी का इंटरफेरेंस ना हो और रिपोर्ट मांगा जाए, वो रिपोर्ट एक जगह पहुंचे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो नेताजी के एशेज नहीं हैं, कुछ लोग बोलते हैं वो नेताजी के एशेज हैं, कुछ बोलते हैं कि नेताजी बाबा बन के बाद में रहते थे, कुछ बोलते हैं वो रशिया में उनको मार दिया गया। तो इस पूरे चीज़ को अगर सल्यूशन निकालना हो तो ये मिल सकता है उनके डीएनए टेस्ट से। अगर वो नेताजी हैं तो वो इतने सालों तक रेंकोजी में उनके रेलिक्स क्यों रखे गए हैं, और अगर वो नेताजी नहीं हैं तो वो एक बार के लिए गवर्नमेंट को स्टैम्प करना चाहिए कि वो नेताजी के रेलिक्स नहीं हैं, और ये संभव है आज की डेट में। सो मेरे मित्र जो लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग भी बैठे हैं, ये गवर्नमेंट को ज़रूर पहुँचा सकते हैं। और तो ही शुड कम बैक टू हिज कंट्री, उनके रेलिक्स इंडिया लाए जाएं। जय हिंद। आज राष्ट्रीय न्याय सम्मेलन में उपस्थित होने में मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि न्याय, त्याग और राष्ट्र भावना को समर्पित एक संगम है जिसकी आत्मा स्वयं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से ओतप्रोत है। आज का मुख्य विषय जापान के रेनकोजी मंदिर से नेताजी की अस्थियों को भारत लाकर
त्रिवेणी संगम में प्रवाहित करने का है। केवल एक प्रस्ताव नहीं, ये राष्ट्र के महानायक के प्रति कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। नेताजी का जीवन हमें सिखाता है कि न्याय केवल कानून की विषय नहीं, न्याय एक चरित्र, एक कर्तव्य और एक नैतिक शक्ति है। जब हम नेताजी को स्मरण करते हैं तब स्मरण करते हैं निडर नेतृत्व, राष्ट्र को सर्वोपरि रखने का सम्मान, आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न। यह सम्मेलन हम सभी को यह सोचने में अवसर देता है कि हम आज के भारत को नेताजी के विचारों से कैसे जीवित रख सकते हैं, अपने काम में, अपने समाज में और अपने निजी जीवन में। अगर हम लोग नेताजी के रास्ते पे चलना हो तो अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर को स्वस्थ ना रखें तो उस लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। आदरणीय जितने भी हमारे सामने बैठे हैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज मुझे मौका मिला आप लोगों के बीच में बोलने का, और साथ में मैं अपने अमित भैया को, जो मुझे हमेशा अपने से जोड़ रखा है, और जोड़ने के बाद मुझे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने सिखाई है जीवन में अपने, और मैं सीख के उसी दौर से चल रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इसी तरीके मैं चाहती हूँ हमारे अमित भैया आगे बढ़ते रहें और खूब कामयाबी पाएँ और बहुत जल्दी इनकी मनोकामना पूरी हो। पर इन्हीं बातों सर अपनी बातें खत्म। मंच पर आसीन अतिथिगण, अभी सुपुण्य जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि इस मंच का लब्बो लोहा मुझे समझ में आया कि जब आपने बोला कि माथे पर रखकर अस्थियां लाई जाएं। इसी लाइन से लगता है कि अपने आप में ऊर्जा ऐसी लगता है कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ गया। अब आज जब हम बात करते हैं फौज का तो लगता है कि फौज नाम सुनते ही सीना चौड़ा हो जाता है, और रही बात जब आजाद हिंद फौज की तब तो बात ही कुछ और कहना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आजादी की लहर ऐसे नहीं मिली, ये आजादी की लहर ये हमारे नेताजी ने दी, और नेताजी ने संकल्प किया था तब मिली, क्योंकि उनमें जोश था, उनमें जज्बा था, उनमें जुनून था, तब हमें आजादी मिली। ये आजादी वो पल रीता दीदी हमने नहीं देखा, बट ऐसा लगता है कि अगर वो पल हमने देखा होता तो आज हम भी स्वतंत्रता सेनानी होते, क्योंकि वो पल ऐसा था जो सुन के ऐसा लगता है कि खून की नदियां बही होंगी। लगता है कि ब्रिटिश हुकूमत जब थी उस जमाने में तो ऐसा लगा कि कौन होगा मसीहा हमारे बीच में आएगा जो हमें आजादी देगा। आज हम बचपना हमारा बीता, आज हम लोग हमारी उम्र ढलती जा रही है, और यही सुनते सुनते कि नेताजी कौन थे, कहां थे और अभी कहां हैं, आज भी सवाल हमारे मन में रहता है। ये अंग्रेजों से लड़ना आज भी लगता है कि वो एक सपना रहा होगा उस समय। जिस तरीके से अनगिनत कहानियां अगर उस समय आजादी की देखी जाए, ये अस्थियां लाने वाला कोई होगा तो हम ही लोग हैं, और उसका पूरा क्रेडिट हो जाता है हमारे अमित भैया पे, अमित पांडे जी पे। आज वो मंच सजाया है आपने, आज जो हमारे बीच में जो अभी आपने सुनाया अनीता जी के लिए, देखिए सबके मन में एक ही सवाल उठता है कि कितनी जल्दी वो अस्थियां आए। न्याय मिलेगा हमें इसलिए न्याय मिलेगा क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
तो ऐसे प्रधानमंत्री अगर हमारे बीच में है तो आपने जो ये उद्घोष किया है, जो आपने संकल्प लिया है, ये पूरा होगा। और यही हम कहते हैं, इसी माथे पे हम लोग उनकी अस्थियां लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सम्मानित विद्वान हमारे सब वक्तागण बंधु और मेरे सभी राष्ट्र प्रेमी भाइयों और बहनों, आज का ये जो विमर्श है ये सिर्फ एक ऐतिहासिक प्रश्न पर चर्चा नहीं है। मुझे लगता है कि उससे ऊपर एक राष्ट्रीय दायित्व है, एक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व है और उस सबके साथ में हम सबका एक भावनात्मक उत्तरदायित्व भी है। एक उत्तराधिकार है हमारा कि एक ऐसा विशिष्ट हमारे सामने श्री सुभाष चंद्र बोस, जो ना सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, उस सबके साथ में भारत की अस्मिता, भारत का आत्मसम्मान और स्वाभिमान के प्रतीक थे। आप कल्पना करिए, आईसीएस क्लियर कर चुके हुए हैं, एक अच्छी नौकरी मिली हुई है जिसको उस समय लाट साहब कहा जाता था, ऐसा सुंदर आपके सामने कैरियर है, उसको लात मार दी गई और उसके साथ में स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। सिर्फ एक ही उद्देश्य कि अपने देश, अपनी भूमि का स्वाभिमान, अपने सब साथियों का आत्मसम्मान उन सबके पास में पहुंचाना है। इस ध्येय के लिए उसने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। कांग्रेस में सम्मिलित हुए, कांग्रेस में सबसे ऊपर के दायित्व पर चुने गए। चुने जाने के बाद में साथियों की तरफ से बिल्कुल ठीक कह रहे, उसके बाद आज तक वैसे ही चल रहा है शायद। तो देखिए, गांधी जी के कहने पर उस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ने अपनी प्रेसिडेंसी भी छोड़ दी। देखा कि जो कुछ चल रहा है उससे स्वतंत्रता शायद नहीं मिल पाएगी। हम सुनते थे कि सच्चाई, ईमानदारी और कड़ी मेहनत, यही तीन मूल तत्व हैं सफलता के। मुझे लगता है कि इसका स्पष्ट उदाहरण अगर देखना हो, 100% सच्चाई, 100% ईमानदारी और 100% मेहनत हमारे नेताजी में है। हम लोग वंदे मातरम का 150वां जयंती मना रहे हैं। वंदे मातरम मुझे लगता है स्वतंत्रता आंदोलन का पहला ऐसा हम उद्घोष था जिसमें सभी स्वतंत्रता सेनानियों में जान फूंकती थी। हमारे आंदोलन में कितने आंदोलनकारी, उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था वंदे मातरम के बाद। और अगर उसके बाद में आज कोई उद्घोष माना जाएगा तो वो है जय हिंद। अभी बताया जा रहा था हमारी सेनाओं के बारे में, हमारे सुरक्षा बलों के बारे में। आप देखिए जरा, जो हमारे नेताजी ने जय हिंद का उद्घोष दिया, वो आज भी हमारी सेनाओं का, आज भी हमारे सुरक्षा बलों का, आज भी हमारे प्रशासन में किसी को ग्रीट किया जाता है तो किसके साथ किया जाता है? ये परिचायक बन गया है हमारे स्वाभिमान का, ये परिचायक बन गया है हमारी शक्ति का। ऐसे नेताजी, उनको किसी भी न्याय की आवश्यकता नहीं है, मेरा मानना है अमित जी। हमारा प्रस्ताव बिल्कुल सर्वसम्मति से हमारे सबके द्वारा उसको हम मानेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे। पर मैं चाहूंगा कि न्याय शब्द को हटाइए। उनको न्याय की आवश्यकता नहीं है, ये न्याय उनका नहीं, ये न्याय हम सबका है। ये न्याय हमारे स्वाभिमान का है, ये न्याय हमारे आत्मसम्मान का है और ये न्याय हमारे भारत देश का है। ऐसा व्यक्तित्व जिसने अखंड भारत का पहला शासन बनाया, स्वतंत्र शासन बनाया, स्वतंत्र सरकार बनाई, उसको कोई न्याय देने की शक्ति इस देश में नहीं रखता है। उनके प्रत्येक अवशेष यहां आने चाहिए
उनके प्रत्येक जितने भी हमारे सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं वो सब यहाँ आने चाहिए। उन सबके साथ में हमारे जितने भी ऐसे प्रेरणा के स्रोत हैं वो सब के सब उनको उनका सम्मान मिलना चाहिए। न्याय की हमें आवश्यकता नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो संदेश दिया था उस संदेश को अपने दिल में उतारकर अपनी शक्ति से हमने वो न्याय प्राप्त कर लिया है, हमने वो स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है और अब उस स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। हम सब लोग आज यहां एकत्रित हुए हैं। मेरा अनुरोध है कि हम आज के इस प्रस्ताव का अनुमोदन तो करें ही करें, उस सब के साथ में आगे बढ़कर आज हमें जो अवसर मिला है, आज इस स्वतंत्र देश को आगे इसके पुराने गौरव को लौटाने का, इसके पुराने स्वाभिमान को लौटाने का, इस प्रण को हम यहां से लेके जाएं तो मुझे लगता है यहां हम सबका एकत्रित होना तभी ही संपन्न होगा। हम सब लोग मिलकर ये प्रण करें और इस सब के साथ में यहां से जय हिंद का उद्घोष करते हुए निकलें, ऐसा मेरा आप सबसे अनुरोध है। जय हिंद। आयोजक मंडल के सभी सम्मानित सदस्यों, कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई सुनील शास्त्री जी, बहन रीता जी, स्वर्णो सतपति जी, पायल सिंह जी, कपिल खन्ना जी, रोहित पांडे जी एंड अब ऑल अमित पांडे जी, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय राजधानी में बहुत लंबे समय के बाद इस तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित हुआ है और मुझे मंच पर बैठते हुए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरे साथ बैठे हुए 3 अतिथि, उनका परिवार भी आज़ादी की आंदोलन में हिस्सेदार रहा है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र शामिल हैं, बहुगुणा जी की सुपुत्री शामिल हैं और सतपति जी के बेटे भी शामिल हैं, पोते, माफ़ करना। और मुझको ये भी सौभाग्य है कि नेताजी की जो फौज थी, आज़ाद हिंद फौज, उसके 3 जनरल थे और जब ट्रायल चलता था लाल किले पर तो आवाज़ आती थी, गूंज आती थी कि लाल किले से आई आवाज़ सहगल ढिल्लो शाहनवाज। तो शाहनवाज जी, मैं मेरठ ज़िले का रहने वाला हूँ, वहाँ से लोकसभा के 2-3 बार MP रहे। कर्नल जनरल सहगल, उनकी सुपुत्री सुभाषिनी सहगल मेरे साथ लोकसभा की सदस्य रही और उनके पिताश्री से भी मुझको मिलने का सानिध्य मिला। मैं उसके लिए भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और ढिल्लो साहब, उनका परिवार इस समय ग्वालियर में रहता है, तो मेरे परिवार की बच्ची वहाँ भी पढ़ी है, तो उनके परिवारजनों से भी मुझको मिलने का सौभाग्य हुआ है। तो इस ऐतिहासिक जो घटनाक्रमों से जुड़ी हुई जो ये बैठक है, उसमें अमित जी ने जो प्रस्ताव रखा उससे किसी की असहमति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हम सब लोग हाथ उठा करके तालियों के साथ उसका अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं और रीता जी थोड़ा इतिहास को बारीकी से भी देखा है। मैं पिछले दिनों मास्को गया तो करीबन कोई 7 करोड़ के करीब आदमी सेकेंड वर्ल्ड वार में मरे हैं और उस मैसेकर का जो सबसे बड़ा जो खलनायक है वो हिटलर है। पूरा ईस्ट यूरोप जो है उसको रौंद करके, मैं बेलारूस भी गया, मैं कीव भी गया, मैं मास्को भी गया, रास्ते में भी कई जगह गया, तो जहाँ जहाँ हिटलर गया है वहाँ तबाही मची। और ये सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर अमित जी ऐसा है जिसमें तोजो से भी, मुसोलिनी से भी और हिटलर से भी आज़ादी के आंदोलन के जो नेता थे उनकी कई सवालों पर असहमति थी। तो उस प्रसंग से हमारा ऐसा मतलब कमिटमेंट नहीं है, बाकी पूरे प्रस्ताव से हमारी सहमति है और आप एक अच्छे और बढ़िया काम में लगे हुए हैं। और आज़ादी का जो आंदोलन है वो कोई एक व्यक्ति का नहीं है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन सुभाष बाबू का बड़ापन देखिए आप। जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं तो जैसे हमारे सभी दलों में
और 1, 2, 3, 4 लोग तो हम 24 घंटे के पॉलिटिकल वर्कर हैं। हमारी सबकी पार्टियों में असहमति रहती है, और असहमति किसी स्वस्थ लोकतंत्र की पहली शर्त है, वरना फिर गुलामी है। तो हम तो चारों तो उसी परंपरा के हैं। लेकिन सुभाष बाबू के साथ जब असहयोग होता है तो वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं। और रीता जी हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है कि उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में या अपने उस पितृ संगठन कांग्रेस के बारे में एक भी हल्की टिप्पणी की। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि वो स्वेच्छा से पदत्याग करके गांधी जी को और उनके सहयोगी साथियों को आज़ादी की लड़ाई को क्रमबद्ध तरीके से और तेज की जाए, उसके लिए इस पद का त्याग करके जाते हैं, तो कोई अभिव्यक्ति नहीं। और जब वो चले जाते हैं तो जाकर के जो उनकी पहली परेड है, उस पहली परेड में जो पहली पंक्ति की बनती है ब्रिगेड, उसका नाम गांधी ब्रिगेड या महात्मा गांधी ब्रिगेड सुभाष बाबू रखते हैं। तो ये नैतिकता भी हमें सुभाष बाबू से सीखनी चाहिए, उनके पद चिन्हों पे इस मामले में भी चलना चाहिए। दूसरा, मुझे अंडमान में कई अवसरों पर पार्लियामेंट की कमेटी के सिलसिले में जाने का मौका मिला और मैं उन लम्हों को, उस क्षण को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक छोटी सी पहाड़ी है शहर के बीचों बीच, जहाँ सुभाष बाबू ने तिरंगा झंडा फहराया था पहली बार, अंडमान निकोबार में। फिर जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में इम्फाल के अंदर भी और भी कई जगहों पर, ये इतिहास के अभी सतपति जी बता रहे थे, ऐसी कई जगह मिल जाएंगी। एक जगह पर तो सुभाष लाइब्रेरी बनी हुई है, मुझे वहाँ भी जाने का मौका मिला है। और इसमें दो राय नहीं है कि वो कांग्रेस को भी रेडिकलाइज करना चाहते थे। कई साथियों की कांग्रेस फ्रीडम मूवमेंट के दौरान ऐसी इच्छाएं, अभिलाषाएं रहती थी कि कांग्रेस थोड़ा तेजी से चले, इसलिए उनकी संस्था का नाम भी फॉरवर्ड ब्लॉक बना। फॉरवर्ड ब्लॉक के कई एमपी हमारे साथ रहे लोकसभा में, उनसे प्रेम की, प्रसंग की, सारी चीज़ों की जानकारी हमें मिलती रही। और जो समूचा भारत था, उसका जो आज़ादी के आंदोलन का इतिहास था, जिसके दो तो हमारे बैठे हैं, बहुगुणा जी की सुपुत्री जी भी और शास्त्री जी की भी, वो सभी वर्गों का, सभी समूहों का एक साथ था। उसमें अलग अलग धाराएं हुई, लेकिन सुभाष बाबू ने सिखों को भी, मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, सबको बांध करके एक साथ रखा था। तभी एक जनरल का नाम शाहनवाज था और दूसरे का सहगल था और तीसरे का ढिल्लो था। आज़ादी की लड़ाई को उस तरीके से उन्होंने बांध के रखा था। अमित जी, मैं ज़्यादा समय से नहीं लूँगा, चूँकि रीता जी को किसी पारिवारिक मामले में कहीं जाना है। इस विषय में हमारे जैसे पॉलिटिकल लोगों की जिस तरह की जहां हमें आवश्यकता महसूस करें, आप एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था के रूप में संचालित होकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और ये भारत के सौभाग्य की बात होगी, भारत के माथे पर ये अच्छा तिलक लगेगा अगर उनकी एशिज यहाँ पर आती। वो राष्ट्र नायक हैं। आज़ादी की लड़ाई में जो कुछ लम्हे हैं जो रोमांचित करते हैं, एक तो भगत सिंह की शहादत है। मुझे लाहौर में जाकर के भगत सिंह की शहादत की बनी हुई मूर्ति पर माला चढ़ाने का सौभाग्य लाहौर में मिला है। एक वो है। दूसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पूरा घटनाक्रम है आईएनए का और उनके तरीके का लड़ने का। दूसरा वो है जो रोमांचित करता है, जो शरीर में, जिस्म में सिरहन पैदा करता है और हमें राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, जो भी इस तरह के प्रयोजन आयोजन हैं। मुझे प्रसन्नता है कि जो लाल किले पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी, कई अवसरों पर मैंने भी सत्याग्रह किया, कई अवसरों पर, इंडिया गेट पर, आई एम सॉरी, माफ करना, हाँ, मैं भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति के खिलाफ कई बार किया। और उस समय हम कई मित्रों के साथ महात्मा गांधी की मूर्ति वहाँ स्थापित की जाए, इसकी हमने मांग की। लेकिन मैं अपनी सरकार का, एनडीए की सरकार का, जिसका भी मैं हिस्सा हूँ, मैं बहुत गौरवान्वित होकर आपके सामने कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के हाथों के द्वारा
जॉर्ज पंचम की जगह जो हमारा सबसे शानदार नेता है सुभाष बाबू, उसकी मूर्ति वहां स्थापित है। पंचम का भी दशम हो गया, दुगना हो गया उससे बड़ा। जॉर्ज पंचम को मामूली आदमी नहीं था अंग्रेजों के हिसाब से। पिछले दिनों एक प्रसंग खत्म करके बात खत्म करना चाहता हूं। मैं हाउस ऑफ कॉमन्स में किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में गया और उसका भी मैं उतना ही गौरवान्वित हूँ। मुझको हैक्सटन नाम की एक जगह है जहाँ जाने का मौका मिला। जो जनरल डायर है यहाँ से चला जाता है, लेकिन अंग्रेजों की सिविल सोसाइटी में रीता जी ऐसे भी सिविल लोग हैं कि उसको किसी क्लब की मेंबरशिप नहीं मिलती है। हमारे यहाँ तो अभी तक कई जगह मिल गई होती, लेकिन वहाँ नहीं मिलती है। अनसिविलाइज्ड एक्ट माना जाता है। और मुझे जब पता लगाया तो मेरे कई मित्र मुझको वहाँ ले गए जहाँ सरदार उधम सिंह ने उसकी हत्या की थी। किसी की हत्या करना मैं एज ए गांधीयन अच्छा नहीं मानता, लेकिन इस हत्याकांड को देख करके भी मैं रोमांचित हुआ कि 22 साल के सफर के बाद उधम सिंह नाम का एक नौजवान जाकर के जनरल डायर की हत्या करके भारत माता के सीने को ऊंचा करने का काम करता है। तो ये हमारे इतिहास के कुछ रोमांचक क्षण हैं। और जो अपना सुभाष बाबू का सारा जीवन है, एक एक लम्हा वो भारत माता के लिए, इसकी आज़ादी के लिए जिए हैं। और अमित जी, आपके द्वारा जो किए गए जितने भी प्रयास हैं, क्योंकि इन प्रयासों से आपको कोई आर्थिक लाभ नहीं है, ये देश के लिए, समाज के लिए आप करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं एक बार करता ध्वनि से अमित जी के प्रस्ताव को हम पास करें। और इस सभा में मुझे अध्यक्षता करने का अवसर मिला और मैंने सभी वक्ताओं को बहुत ध्यान से सुना और कितनी लगन के साथ सब ने अपनी बात कही। अगर हम शुरुआत करें तो एक अध्यक्षता की जिम्मेदारी होती है कि सब अपने वक्ताओं की बात कहे, लेकिन मैं तो कहूँगा सब ने एक ही बात कही और वो ये थी कि कैसे हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उस सपने को साकार कर दें जो पूरी दुनिया ने उस बात को मान लिया था, अखंड भारत का इंडिपेंडेंस डे। तो मेरा ये कहना है कि मैं तो यही समझता हूँ कि आज जो अमित पांडे ने हमारे यहाँ सामने जो बड़ा पूरा लंबा प्रस्ताव रखा, जिसको पारित करना था हम सबको एक स्वर में, अलग अलग नहीं, एक स्वर। और वो एक स्वर जो है उसमें सब ने इस बात को कह दिया। मैंने सुना, चाहे आपको पांडे जी को कहा और फिर आपका भी बहुत अच्छा था, खन्ना जी बहुत अच्छा, और केसी त्यागी जी ने तो उसको वाइंड अप किया। शुरुआत की हमारी बहन रीता बहुगुणा जी ने, और सतपति जी भी बहुत शानदार बोला इन्होंने। और मुझे नहीं मालूम था नंदनी सतपति जी के आ जाए, मुझे पूछा तो, और मैं कहूँगा पायल सिंह जी ने 2 शब्द में सब कुछ कह दिया आपने। तो इसलिए मैं बधाई देना चाहूँगा अमित पांडे को। बहुत लगन के साथ इन्होंने, मैं देख रहा हूँ पिछले 15 दिन से ये दिन रात दिल्ली में लगे हुए थे और मेरे से बहुत कुछ इन्होंने अपेक्षा की, मुझसे कहा कि ऐसा, तो मैंने कहा सब कुछ हो जाएगा। आप देखिए, आप एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, अच्छी बात कहने जा रहे हैं जो लोग सब सुनेंगे और सब समझेंगे। और मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं अध्यक्षता कर रहा था तो मैं तो इस नतीजे पर पहुँच गया हूँ कि सब ने यहाँ पे आपके प्रस्ताव को पूर्ण समर्थन दिया है। और जब आपको समर्थन मिल गया है, आपके संगठन को समर्थन मिल गया है, आप अध्यक्ष हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब हम सब अपने सपने को साकार देखेंगे और रह पाएंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम सब यहाँ पे आप सबकी भावनाओं को उन तक पहुँचाएंगे
और कोशिश करेंगे नहीं, बिल्कुल 101% आपको ये प्रस्ताव पारित होगा और आप देखेंगे कि कैसे वो सरकार में उसको मान्यता देते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत देर हो गई है। हम देख रहे थे ऊपर से अनाउंसर भी देर जो चलाते हैं माइकों का, उससे ऐसा लग रहा था, टाइम लग रहा था। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और मैं अपने पूजनीय पिता लाल बहादुर शास्त्री जी की तरफ से, क्योंकि आप सब मेरे सम्मान यहाँ पे जो करते हैं वो शास्त्री जी की वजह से करते हैं। आज लाल बहादुर शास्त्री जी के बेटे होने के नाते मुझे आप सब का प्यार और स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। तो मैं तो इतना ही चाहूँगा कि आइए हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाएं, ऐसा देश बनाएं अपना, जिसके हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बहुत महान महान नेता उसमें रहे और हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आइए हम सब मिलकर एक साथ एक स्वर में जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।